नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 का तीसरा चैप्टर और अपनी आरबीएससी की जो क्लासेस चल रही है, जो बैच चल रहा है, उसकी क्लास कौन सी है भैया? क्लास नंबर 81, क्लास नंबर 81। ठीक है, 81वीं क्लास है। देखो 8वीं के अंदर अब ज्यादा चैप्टर बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर है, यानी कि एक चैप्टर की एक क्लास। अगर कक्षा 10 की बात करें अपन, तो जो पहला चैप्टर था उसी की 20 क्लास हुई थी। पहले चैप्टर की 20 क्लासें हुई थी। कक्षा 10 की किताब में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, फिर आते हैं कक्षा 9 में से, फिर आएंगे 8 में से, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है एक एक चैप्टर के एक एक क्लास है। अब इसके अंदर मेन चीज क्या बता, जैसे आज के जो ये चैप्टर है तीसरा, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माण से संबंधित है। यानी इसके अंदर पढ़ना है एकीकरण। अब एकीकरण कक्षा 9 में अपन बहुत तबियत से पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। अब जो ये कहते हैं ना, कभी कई बार स्टूडेंट ये कह देते हैं, उनमें से स्टूडेंट वो रेगुलर जेजीडियंस नहीं हो सकते जो ये कहते हैं, लेकिन वो ये कह देते हैं गुरुजी ये प्रश्न तो कक्षा 9 की उस किताब में वहां दे रखा है, कक्षा 8 की उस किताब में वहां दे रखा है। लेकिन मेन चीज ये बैच इसलिए चलाया कि आप लोगों को चीजें याद हो। अब आज की आप क्लास देखोगे तो कक्षा 8 के अंदर जैसे एकीकरण के अंदर मैप दे रखा है या कोई भी चीज है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आज अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि आप ये कह सकते हो कि ये वहां पे इसे दे रखा है, लेकिन इस सारणी को इतना व्यवस्थित यदि आप मैप उठा के देखना वहां पे, कक्षा 8 की किताब यदि आप लोगों के पास हो ये वाली, तो आपको ये मैप के अंदर जो लिखे हुए हैं ये रियासतों के नाम दिखेंगे ही नहीं ढंग से, जबकि यहाँ पे देखो कितना इनको व्यवस्थित करके लिया गया है। तो ये फर्क होता है। ये देखो भावनाएं होती है अंदर की कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट को याद होगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। आधा घंटा मुश्किल से ये क्लास चलेगी, क्योंकि है इतनी, और मतलब चाल भी जाती लंबी। यदि मैं बारी बार चीज पाछी बता तो जो क्लास 9th में बता चुके था, देखो रिवीजन करवाता हूं एक तरीके से। कक्षा 9 की जो अपने एकीकरण वाली क्लास पढ़ी थी उसको याद करो। सबसे पहले आप लोगों को बताया कि एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे हैं एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने के अंदर। फिर आपको बताया था कि ये जो शुरू हुआ है 18-25, 18-30 का आधा, 15-26 1, ये ट्रिक बताई आपको, मामा अमामी जान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक बताई। फिर 48-48, 48, 49-49, फिर ये सन वाली आप लोगों को ट्रिक बताई। ठीक है, तो इससे सन ये सारे याद हो गए। फिर आपको राज प्रमुख वाली ट्रिक बताई थी, है ना, राज प्रमुख वाली ट्रिक बताई। फिर राजधानी वाली ट्रिक बताई, याद है कि नहीं है? अलका उदय की 4 बार जे, राज प्रमुख वाली, उदय भी भोपा मान मान मान। फिर शोभा गोकुमाणी हीरा हीरा हीरा, प्रधानमंत्री वाली। फिर आप लोगों को उद्घाटनकर्ता की ट्रिक बताई। सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दी है। तो क्लास को अनावश्यक लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, ये चीजें आपको याद करवाई। अब मैंने एक तरीके से रिकॉल किया है, तो ये रिवीजन हो गई आपके एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे समस्या आप लोगों के होनी नहीं है। ठीक है, अब करा शुरू अपन क्लास में। देखो भाई, अब करते हैं शुरू। देखिए, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। अब कक्षा 8 के अंदर क्या चीज दे रखी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं तबियत से। देखो भाई साहब, राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट और प्रारंभिक मापदंड। शुरुआत 1939 से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट जो है वो 1939 में वायसराय लॉर्ड लिथगो के आदेश के उपरांत की प्रारंभ हो गई थी। क्या था कि अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का प्रस्ताव था। क्या था? प्रस्ताव। परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के पृथक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए। क्या मापदंड थे? एक प्रस्ताव पारित किया, मापदंड क्या थे? देखिए, नंबर 1 मापदंड था वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम न हो। ठीक है, यानी ज्यादा। जनसंख्या 20 लाख से कम न हो। शर्त क्या थी? जिन रियासतों की आय और जनसंख्या इससे कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों के अंदर मिला दिया जाए। यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व वे रियासतें नहीं रख पाए। किसने ये प्रस्ताव जो है निकाला है? ये लिथगो ने। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार का ज्ञापन 22 मई 1946 को, कि ब्रिटिश सरकार ने इस ज्ञापन का द्वारा देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा 1946 के अंदर, इस प्रस्ताव को बताते हुए। ठीक है, 22 मई 1946। अब देखो ये है मैप, थोड़ा सा इधर उधर होगा, एआई से जनरेट किया इसलिए हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये ज्ञापन दिया है और देखो न्यूनतम मापदंड यहाँ पे ये यहाँ पे लिख रखे हैं इस पे, और बताया न्यूनतम मापदंड। तो चित्र देखते रहना, चित्रों से क्या है चीजें आसान हो जाती है। स्क्रीनशॉट लो।
चलो भाई साहब, अब स्वतंत्रता के पश्चात रियासती विभाग के नए मापदंड। रियासती विभाग का गठन होता है, ये भी आप लोगों को बताया मैंने एकीकरण वाले चैप्टर में, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो बनाते हैं उसमें अध्यक्ष और वीपी मेनन को बनाते हैं सचिव। ठीक है, अब इन्होंने देखो 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। अब रियासती विभाग के कड़े मापदंड थे। इनके क्या मापदंड थे? न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो और न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वही स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी। ये किस लिए थे? रियासतें वही स्वतंत्र अस्तित्व रखेगी, बाकी को या तो पड़ोस में मिलाएंगे या फिर आसपास मिला के ऐसे ही संघ बनानी पड़ेगी जो ये मापदंड पूरे कर सके। ठीक है, अब मापदंड पूरा करने वाली उस समय सिर्फ और सिर्फ 4 रियासतें थी। कौन कौन थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर यानी मेवाड़। सिर्फ 4 रियासतें ही इन मापदंड पे खरा उतर रही थी, बाकी तो सारी की सारी जो है या तो आपस में मिलाने पड़े, बाकी कोई इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही थी। तो नए मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल ये 4 रियासतें थी। अब जनता और शासकों का रुख क्या था? इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। जनता क्या चाहती थी? जनता चाहती थी एक राजस्थान बना दिया जाए एकीकृत, उसमें विलय हो जाए। प्रजामंडल, अन्य संघों और देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। ठीक है, विलय के प्रस्ताव के पक्ष में आए हैं, लेकिन राजा नहीं चाहते थे भाई साहब। प्रजामंडल के नेता चाहते थे, जनता चाहती थी, लेकिन राजा जो है वो आपस में अभी भी अपने वही चीजें लेकर बैठे थे कि ना भाई मैं तो राज ही चलाऊंगा। और फिर किस तरीके से देखो सारे के सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब ने दांव पेच लगाए हैं और फिर इनको एक किया है ये सारे। अब आप रेगुलर स्टूडेंट है तभी ये 81 नंबर की क्लास देख रहे हो, तो आप लोगों ने 9th के अंदर ये पूरी स्टोरी मेरे से सुनी है। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं अभी इस चीज को, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब एकीकरण से पूर्व राजस्थान देखो प्रशासनिक इकाइयां की थी 19 तो थी रियासतें, 3 थे ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। रियासतों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, मुंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। अब वर्तमान के जो जिले हैं उनको रियासत मत मान लेना, जिले जो है बाद में बने हैं, पहले ये रियासतें थी। 19 तो थी रियासतें, 3 थे ठिकाने जिसमें कुशलगढ़ था, लावा और निमराना, 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, चीफ शिप केंद्र शासित प्रदेश कहते थे जिनको। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये उस समय प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है, चलो भाई साहब, अब देखिए एकीकरण के प्रारंभिक प्रांतीय प्रयास और विफलता। कोटा रियासत का प्रथम प्रयास। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। भीम सिंह जी ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। फिर उदयपुर सम्मेलन के अंदर क्या होता है देखिए, 25 एवं 26 जून 1946 महाराव भीम सिंह के प्रयास के बाद उदयपुर के महाराणा ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। और मैं थान पढ़ाई ओढ़ो है पूरा पूरा बताया, देखो ओ सम्मेलन बुलाया, देखो गोलमेज बैठक हो रही है एक तरीके से। अच्छा, गोलमेज बैठक क्या थी? गोलमेज थी, उसके चारों तरफ बैठ के चर्चा कर रहे थे, इसलिए उसका नाम गोलमेज सम्मेलन हो गया था। ये गोलमेज सम्मेलन नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, दिख रही है ना टेबल, इसलिए। अन्य शासकों के प्रयास देखिए, इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए हैं। विफलता के कारण क्या हुए? राजाओं के ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सके, क्योंकि ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषक नहीं थे। ठीक है, इनके निजी हितों के पोषक ही थे, यानी कि ये प्रयास कैसे थे? सिर्फ खुद के स्वार्थ साधने के लिए। कोई भी दूसरे का स्वार्थ नहीं चाहता था या दूसरे की भलाई नहीं चाहता था, दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता था। यूं कह मारवाड़ी में कि सबरा माथा मोटा है ना, इसलिए बोलते हैं कि सबके सिर बड़े थे, कि सब अपना सिर बड़ा रखना चाहते थे। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता था कि सभी शामिल हो जाए, राजी हो जाए। लोकतांत्रिक संगठनों की सक्रियता देखिए, शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं राज्य, प्रजा परिषद और प्रजामंडल संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लगातार सक्रिय रही है। प्रजामंडल जैसे थी, ये राज्य परिषदें हैं, ये चाहती थी कि एकीकृत हो जाए और सभी जो है मतलब सीधा उद्देश्य ये कहें कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहती थी प्रजामंडल सारे की सारी, यानी कि एक तरीके से राजतंत्र की समाप्ति हो और लोकतंत्र की शुरुआत हो, ये चाहते थे। लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब देखो टावरो, एकीकरण की प्रक्रिया और प्रशासनिक चुनौतियां क्या थी। जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य। राजस्थान का एकीकरण एक अत्यंत जटिल और चुनौती से भरी प्रक्रिया थी। सदियों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रही अलग अलग देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना बहुत कठिन कार्य था। यूं कहें कि जिसको मतलब बुद्धिहीन है उनको समझाना फिर भी ठीक है, लेकिन जो बुद्धि वाले लोग हैं, ठीक है, बुद्धिमान जो है, उनको समझाना सबसे कठिन कार्य है। ये सारे के सारे राजे रजवाड़े रहे हुए हैं, अब इनको एक करना सबसे कठिन कार्य है। रियासतों में विभिन्नताएं देखिए, इन विभिन्न रियासतों में निम्नलिखित स्तरों पे भारी भिन्नताएं मौजूद थी। कैसे? जनसंख्या के आकार पे, सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं पे, और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक ढांचे पे। प्रशासनिक पद्धतियां, कुछ रियासतों में अभी भी पुरानी परंपरागत पद्धति जैसे सामंती व्यवस्था से शासन का संचालन हो रहा था, जबकि कुछ चुनिंदा रियासतों में आधुनिक शासन के मूल्य जैसे न्यायपालिका, स्थानीय निकाय आदि प्रचलित हो गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। देखो, कुछ जगह सामंती व्यवस्था चल रही थी, पुरानी परंपरागत पद्धति, कुछ जगह आधुनिक शासन के मूल्य जो है स्थापित हो चुके थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, अब एकीकरण के मुख्य लक्ष्य और कार्य क्या थे। एकीकरण को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य थे। क्या? सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना, लक्ष्य रखे गए थे ये। ठीक है, एकीकरण हो जाए। एकीकरण करना भी किस लिए? इसलिए करना है कि सभी जगह एक जैसा जो है राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा बने, समय रूप से पूरे जो है समान रूप से पूरे प्रदेश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, यह भी था एक। प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु नई सेवाओं की स्थापना करना है, नौकरशाही। नई सेवाएं यानी कि सर्विस, सर्विस यानी नौकरियां, नई सेवाओं की जो है शुरुआत करना, तभी तो जो प्रशासन चलेगा ढंग से। और संपूर्ण राज्य के लिए नए नियमों और कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, कानून संहिता वगैरह ये। तो ये चार जो है यहाँ पे इनके पास में लक्ष्य थे, चुनौतीपूर्ण कार्य थे जिनको करना आवश्यक था। ठीक है, ये जो लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है समग्र रूप से। ठीक है, चलो अब ले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एकीकरण की पूर्णता और 7 चरण। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नवंबर 1956 में एकीकरण पूरा होता है। इन सभी कठिन प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों से निरंतर लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। 1956 में हमारा जो आज का जो राजस्थान दिखता है, जो अपने बॉर्डर लाइन दिखती है, इसकी बाउंड्री लाइन, जैसे कि मध्य प्रदेश से छूती है, हमारे उत्तर प्रदेश से बाउंड्री छूती है, गुजरात से छूती है, पंजाब से, हरियाणा से और पाकिस्तान से, ये पूरा पूरा एक राजस्थान है, एक यूनिट है। ये 1956 में कंप्लीट हुआ। देखिए, अब इसके 7 प्रमुख चरण थे। राजस्थान अपने 7 चरणों के अंदर जो है बना है। अब ये 7 चरण कौन कौन से? देखो, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राज्य राजस्थान, वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर राजस्थान ही कह सकते हो या राजस्थान संघ, और राजस्थान का पुनर्गठन, फिर लास्ट में अंतिम जो है वो राजस्थान अस्तित्व में आ गया। इस तरीके से 7 चरण जो है वो चले। चलो भाई साहब, अब देखो सातों चरण अपन सारणीबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो, मैं थान बताऊं, ये किताब के मायने बताऊं, थान इम आ सारणी दियोड़ी है और जिंगे पढ़े आ किताब है थे जार बिल्कुल अन किताब लेयर देखियो कि इम जो मैप दे रखे इम जो बराबर दिखे भी नहीं के कट के लिखे हुए। ठीक है, जबकि आपको यहां से क्लियर एकदम दिखेगा। कुछ ही नहीं है, रिवीजन है एक तरीके से, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। एकीकरण कोई हुआ नहीं है। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। ठीक है, मत्स्य संघ गठन की तारीख 17-18 मार्च 1948 क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, एकीकरण की समेकित प्रक्रिया देखिए, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। राजधानी किसे बनाया? अलवर को। लेकिन अलवर के राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया, क्योंकि गांधी जी की हत्या का जो है मुकदमा उस समय जो है इस तरह के गांधी जी नहीं, यहाँ पे मेवात क्षेत्र के अंदर जो है दंगे भड़के हुए थे उस समय, तो वो उनकी जांच चल रही थी। बाद में गांधी जी की जब जो हत्या होती है उसकी भी जांच के अंदर इनको जो है सक्रिय पाया जाता है, ऐसी भी जांच चल रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ना। जनवरी के अंदर जैसे कि गांधी जी की हत्या हुई तो उस समय जो है इनको भी इन्वॉल्व पाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे अलवर के शासक और इनके उस पे जो क्या नाम है उनका, BN खरे, उनके ऊपर जो है जांचें चल रही थी। राज प्रमुख किसे बनाया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम कुमावत को। इस प्रकार इन 4 रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया।
और इनको कहा था कि आपको आने वाले समय में राजस्थान संघ में भी मिला सकते हैं, यूपी के अंदर कोई संघ बना तो उसके अंदर भी मिला सकते हैं, ठीक है, ये कहा था इनसे। के मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम सुझाया था। तो यह रिवीजन है एक तरीके से, चीजें पढ़ी है। दूसरा चरण, इसे पूर्व राजस्थान भी कहते हैं और राजस्थान संघ भी कहते हैं। 25 मार्च 1948 को यह गठित होता है। इसके अंदर जो है 9 रियासतें जुड़ती है और एक ठिकाना है। देखो, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें, और कुशलगढ़ और लावा ठिकाने को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ है। अब कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा के अंदर आता है, लावा टोंक के अंदर, तो इनको मिला के ये पूरा हुआ है। कोटा को राजधानी बनाया इसमें, और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाते हैं। गोकुललाल लसावा को प्रधानमंत्री बनाया है। इस प्रकार 8 रियासतें, अब यहाँ देखो 8 लिखा है कितनी, 9 रियासतें, ठीक है। अब 8वीं की किताब में यहाँ 8 लिखा है, जबकि है 9 रियासतें थी, ठीक है। तो ये रियासतों को मिला के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले टावर। दूसरा चरण हुआ। अब तीसरा चरण, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को गठित होता है। संयुक्त राजस्थान में फिर उदयपुर को मिलाया है, उदयपुर को मिलाया इसके अंदर, जो राजस्थान संघ था दूसरे चरण में, उसमें उदयपुर को मिला दिया। ये देखो, ये उदयपुर इसके अंदर मिल जाता, मेवाड़। तो संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय जो है ये कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह राज प्रमुख बनाए गए, और माणिक्यलाल वर्मा जो है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले के 2 चरण जो है उनका उद्घाटन करते हैं एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल करते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू करते हैं। चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ठीक है। ये मैप देख लो, मैप से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। उदयपुर भी इसके अंदर मिला लिया आप। चलिए, अब चौथा चरण, चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान के अंदर बड़ी रियासतें जो है वो मिला दी गई। बड़ी रियासतों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ है। जयपुर के जो मान सिंह जी थे उनको राज प्रमुख बनाया है, और हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के नेता थे उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और महाराणा भूपाल सिंह जी, जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं जो है मैं वंशानुगत राज प्रमुख रहना चाहिए, फिर इन्होंने वीपी मेनन ने और दावपेच लगा के वंशानुगत तो नहीं, आजीवन कर देते। तो ये जो है, अब ये सारी मैंने आप लोगों को समझाई थी, इनको कैसे मनाया था इन्होंने 3 शर्तें रखी थी, और तीनों शर्तें कैसे मानी थी, है ना, प्रीवी पर्स वाला और वो सब। तो ये ध्यान रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। अब देखो, बड़ी रियासतें इसके अंदर मिल जाती है। ये था पहले, अभी मत्स्य संघ नहीं मिला हुआ है, देखना, मत्स्य संघ अभी तक नहीं मिला हुआ है। अब ये जो है एक संघ बन गया था। अब मत्स्य संघ को बाद में मिलाएंगे, अभी 5वें चरण में मिलाते हैं हम। देखिए, अब भाई साहब आ गया आपके संयुक्त वृहद राजस्थान। अब आ गया संयुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ जो है, वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ और निमराना ठिकाने का विलय कर दिया। अब निमराना अलवर के अंदर, तो ये भी आ गया इसके अंदर। अब ये मिल गए। अब देखो, अभी तक ये नहीं मिला हुआ है, ये खाली जगह है, अजमेर खाली जगह, ठीक है, अजमेर खाली जगह, इधर से सिरोही खाली जगह है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी भी पूरा नहीं हुआ है। संयुक्त वृहद राजस्थान जो है, ये 5वां चरण आप लोगों के ध्यान रखना है। फिर छठा चरण देखिए, राजस्थान संघ इसका नाम था। 26 जनवरी 1950 को ये इसकी गठन की तारीख थी। अब सिरोही के अंदर से भी देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर जो है, इसको सिरोही को विलय किया गया। अब यहाँ पे भी वही था, सिरोही के अंदर क्या माउंट आबू पड़ता था, तो उसको लेके जो है गुजरात और राजस्थान वाले झगड़ रहे थे। और फिर आप लोगों को बताया, इन्होंने कहा कि गोकुल भाई भट्ट हमें चाहिए, तो आतलगांव और बाकी सिरोही मिला दिया और आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया पीछे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आबू देलवाड़ा को छोड़ के बाकी सिरोही को मिला दिया। 7वां चरण जो होता है, उसके वो होता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ये अंतिम चरण है। राजस्थान में आबू देलवाड़ा, ठीक है, राजस्थान के अंदर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, ठीक है। और झालावाड़ के अंदर सिरोंज क्षेत्र पड़ता है, वो मध्य प्रदेश को दिया गया। झालावाड़ के अंदर सिरोंज पड़ता है, वो मध्य प्रदेश को दिया है, और अपने जो है सुनेल टप्पा अपन को मिला है, ठीक है। इस तरीके से जाके और फिर बाद में जो है ये राजस्थान आप लोगों के अस्तित्व में आता है, जिसे आधुनिक राजस्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आता है, फिर आपके राजस्थान अस्तित्व के अंदर आ जाता है। कक्षा 8 की किताब के अंदर जो एकीकरण वाला चैप्टर दे रखा है, वो भाई साहब अपन ने पढ़ लिया है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब क्या पढ़ा, 20 मिनट क्लास ले, एक चैप्टर पूरा करा दियो भैया, एक चैप्टर पूरा ही करा दिया। अब जब 20 मिनट ही लग रहे हैं, तो मैं उसको कैसे खींचू, 30 या 40 मिनट तक खींचू कैसे।
और एक चैप्टर ये पूरा हो गया। मैं जब क्लास मैंने शुरू की तब भी मुझे लगा था कि ये जो है अपने कम से कम 30 मिनट की हो जाएगी। अब ये रहा चैप्टर आपके, ये चैप्टर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, और ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है भाई साहब आप लोगों के उद्योग, ठीक है, उद्योग भी आधे घंटे चैप्टर है वही। और इसके बाद है भाई परिवहन और पर्यटन। परिवहन और पर्यटन ऐसा करेंगे, ये उद्योग और परिवहन और पर्यटन को मिक्स कर देंगे एक चैप्टर, ताकि हमने कम से कम जो है 40 मिनट की क्लास हो जाएगी, 2 चैप्टर साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आएगी विकास योजनाएं। विकास योजनाएं भी कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यानी कि 8वीं की किताब तो भैया आप लोगों के बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है वापस। जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण और सहकारी प्रशासन, ये तो बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है। नहीं नहीं है इसमें तो है, छोटा नहीं है, ये भी है, ढंग का ही है। ठीक है, ये आ गया। फिर आप लोगों के हैं राजस्थान में कला संस्कृति। अब कला संस्कृति वाला भी ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा चैप्टर इनके अंदर है ही नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व वाला ये जो है नया जुड़ा है, जो भक्ति और शौर्य की तरह, ये भी एक तरीके से आप लोगों के रिवीजन ही है। और इसमें क्या है कि लोक देवता है एक, तो आप लोगों के फिर प्रमुख संत है, ये रिवीजन ही होगा एक तरीके से। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर व्यक्तित्व भी है। अब देखो इसी के अंदर मेजर शैतान सिंह अपन ने डिटेल पढ़ लिया है, मेजर शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, ये भी डिटेल पढ़ लिया है, बाल मुकुंद बिस्सा भी अपन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर ये वाले इसके अंदर इसलिए जुड़े हैं कि 9th और 10th की किताबें सरकार बंद कर चुकी है, तो वो वाले इसके अंदर जोड़ दिए हैं, जबकि अपन ये सब पढ़ चुके हैं और अपन ने डिटेल में पढ़ी है, इसमें फिर भी कम जानकारी है। फिर स्मरणीय महिलाएं आ जाएगी आप लोगों के। 8-10 क्लास का खेल है बस, देख ली मैंने पूरी किताब आप लोगों के सामने। ठीक है, 8-10 क्लास का खेल है बस, बाकी कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को 1 मिलियन होने की खुशी में प्लस साथ ही साथ रक्षाबंधन के अवसर पे भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज में कुछ छूट दी गई है। जो आज का दिन तो मान लीजिए निकल गया, कल रक्षाबंधन का दिन है वो, और परसों 29 अगस्त तक, 29 अगस्त तक ही छूट रहेगी। उसके बाद में वापस वो उसी प्राइस में आ जाएगी जो प्राइस में आप लोगों के दी गई है। ठीक है, तो जितने ज्वाइन करना चाहते हैं यही फायदा उठाने वाली बात है कि कर लीजिए तो ठीक है। बाकी रेगुलर जो प्राइस रखी गई वो भी सदाबहार ऑफर ही समझो उसे, इतनी कम प्राइस में कोई अभ्यास आपको नहीं करवाता है। तो एक बार वापस मैंने रिमाइंड करवा दिया, बाद में मन मत गयो कि ये गुरुजी अब हम चूक गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।